अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जय श्री राम एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2026 एस्पिरेंट्स जो हैं जिनको 26 में देना है एग्जाम। क्या तरीका होना चाहिए, कैसे करना है, कुछ नहीं किया अभी तक, कैसे नया स्टार्ट लें, कैसे अभी रिसेंट स्टडीज को रिवीजन के साथ, बैकलॉग के साथ कैसे कवर करें। तो इसको टैकल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रायोरिटी के साथ काम करो। आपकी प्रायोरिटी अभी क्या होनी चाहिए? आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, क्योंकि इतना ज़्यादा तो सिलेबस हुआ नहीं है कि आपको बहुत सारे बैकलॉग है, बहुत सारे। सबसे पहले आपको रिसेंट स्टडीज को प्रायोरिटी बनाना है, उसको बहुत अच्छे से करो। सबसे पहले उस पर ध्यान दो सबसे ज़्यादा। उसके साथ साथ वीकेंड्स पे रिवीजन का स्ट्रेटजी बताऊंगा, और फेस्टिवल्स जो आ रहे हैं, जो वैकेशंस आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, छठ आ रही है, उस पर बैकलॉग का तरीका बताऊंगा और वो आपको करना है। अब कैसे करते हैं? सबसे पहले रिसेंट स्टडीज हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप प्रायोरिटी में रखो। अगर आप बैकलॉग के चक्कर में रिसेंट स्टडीज छोड़ रहे हो कि मेरा तो बैकलॉग बन गया है 2 चैप्टर, और तो बस 2 चैप्टर के चक्कर में आप आगे जो अभी क्लास में पढ़ाई हो रहा है उसको छोड़ के, क्लासेस बंद करके आप पीछे के चैप्टर्स का कर रहे हो, तो भैया अभी जो क्लास चल रहा है फिर से वो बैकलॉग में। तो ऐसे तो पूरे जिंदगी बैकलॉग ही करते रह जाओगे, बनाते रह जाओगे, बैकलॉग क्रिएट भी होगा और फिर उसको सॉल्व करते करते नया बैकलॉग क्रिएट होगा। तो सबसे अच्छा तरीका, सब छोड़ दो, सब जितना क्या बैकलॉग है नहीं पता, कितना रिवीजन बाकी है नहीं पता। अब आप 26 वाले हो, आपको मेनली अभी आगे के स्टडीज, आगे का सिलेबस, यानी कि सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आगे का जितना सिलेबस है आपको उस पर फोकस करना है। तो कैसे आप अभी रिसेंट में जो आपका चलने वाला है सिलेबस, उसको कैसे आप बेस्ट तरीके से कर सकते हो? तो उसको करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो फर्स्ट है वो है कि आप डायरेक्ट दरिया में मत कूदो। मीन्स कि अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी तक जो भी क्लास हुए हैं उसको आप 0 मान लो, जो हो गया सो हो गया। अब आगे का क्या, जो अगला दिन का आपका क्लास है, आपको पता है उसमें कौन सा टॉपिक होने वाला है, आप उस टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ के जाओ। यानी जस्ट आप ये अभी वीडियो बंद करोगे और उसके बाद स्टार्ट करोगे कि बायोलॉजी में हमको पता है कि ये टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, आधे घंटे में उस टॉपिक को पढ़ लिया। अब 20% ही समझ आएगा ना, सिंपल बात है। पहली बार में अपने से पढ़ेंगे 10%, 20% ही समझ आएगा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। ऊपर कम से कम देखे रहोगे ना क्लास में, ये सबसे अच्छा तरीका है, इसको करना चाहिए, बिल्कुल करो। फिर फिजिक्स में आपको पता है कौन सा टॉपिक है, उसका भी थ्योरी थोड़ा सा पढ़ लो। थ्योरी नहीं पढ़ते हो, जनरली हम लोग फिजिक्स का ऑनलाइन लेक्चर ही लगाते हैं पीडब्ल्यू वगैरह से, तो उसका ऑनलाइन वो टॉपिक देख लो। जैसे अलग पांडे सर के पुराने लेक्चर्स हैं, वो एक एक टॉपिक को लेके आधा घंटा, 35 मिनट, 45 मिनट का है, उसको आप 1.5x में देख लो, काफी अच्छे से। वो तो लेक्चर देखोगे पीडब्ल्यू का, तब तो समझ लो 80% समझ आ ही गया। और केमिस्ट्री में भी आप वो, उसमें तो फिर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट होती है, तो उसका फिर एनसीईआरटी पढ़ लो। अब उसको पढ़ने के बाद कुछ टाइम अगर आपके पास बचता है, बचना भी चाहिए, तो आप उसका क्वेश्चन भी कर ही के जाओ, देख लो कि क्या क्या क्वेश्चन है। या फिर क्लास स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले उसको यूटिलाइज करो, बैठ के बातें नहीं करनी, यूटिलाइज करना है। टीचर के आने से 10 मिनट पहले देखो कि मैंने पढ़ के तो आया है, अब यहाँ से जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हैं वो इस टॉपिक में किस पॉइंट से, किन लाइंस से उठाए गए हैं, तो पता चलेगा कि कौन से लाइंस हॉटस्पॉट हैं आपके, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसलिए उसके क्वेश्चन करो। फिजिक्स वाले टीचर आने वाले हैं, उससे पहले देख लो कि उसके फिजिक्स के इंडेक्स में कैसे क्वेश्चन है, उस टॉपिक से किस लाइन से क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन है, किस फॉर्मूले पर, आपने 5 फॉर्मूला पढ़ के गया उस टॉपिक में, उसमें से किस फॉर्मूले पे क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में आपने 5 रिएक्शन पढ़ के गया, कौन सा रिएक्शन ज्यादा आ रहा है, तो उसको टीचर के आने से पहले जो 10 मिनट बचता है उसमें देख लो। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी और कुछ नहीं है, हार्डवर्क, एक तरह से इसको हार्डवर्क भी कह सकते हो। और यही स्मार्ट स्टडी है कि अलग से टाइम ना देके टीचर के आने से पहले 5 मिनट के ये काम करने। उसके बाद टीचर जब आएंगे तो आप पूरा कॉन्शियस रहोगे और कॉन्शियसनेस के साथ सुनोगे, क्योंकि आपने एक बार उसको पढ़ लिया है, उसमें जो पॉइंट आपको मजा आएगा उसमें, वो आपका रिवीजन के जैसा होगा कि वाह ये तो मेरा रिवीजन हो रहा है। और जो पॉइंट नहीं समझा है वो आपको समझ में जब आएगा तो कहोगे वाह कि ये तो मैंने ऐसे समझा ही नहीं था, ये पॉइंट तो मुझे क्लियर ही नहीं हुआ था, और वो क्लियर हो जाएगा। तो क्लास जब करोगे तो आपको फिर 60 to 70% क्लियर, जो अब पहले आपको 20% ही क्लियर होता था क्लास में,
नींद में चले जाते थे, एकदम बोर हो जाते थे। अब 60 to 70% क्लास में ही हो जा रहा है, जबकि कितना टाइम दिया क्लास से, बस पहले आधा घंटा टाइम दिया हर एक सब्जेक्ट को। बायो को आधा घंटा टाइम दिया और उससे जो बायो 20% ही क्लियर हो पा रही थी, क्लास के बाद आप देखोगे हॉस्टल जाते टाइम मन में खुशी रहेगी कि 70-80% क्लियर हो गया। फिजिक्स जो लोड बना रहता था वो आप देखोगे कि आपका लेक्चर देख के, यानी क्लास के लेक्चर से पहले आधा घंटा मेहनत कर लिए, तो जस्ट क्लास के बाद जो वो एक्स्ट्रा आपको 3-4 घंटा सर फेरना पड़ता था, टीचर ने क्या बोला, एनसीईआरटी में क्या दिया है, ये सर क्या बता रहे हैं, वो अलग अलग आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। आप पहले से एनसीईआरटी में पढ़ के जाओगे, एक बार लेक्चर देख के जाओगे फिजिक्स अगर है तो, और जब क्लास में देखोगे तो आपको सब कुछ सिमिलर मिलेंगी। बस 1-2 पॉइंट अगर कुछ आपको अलग लगा तो आप उसको डाउट के रूप में पूछ के वही खत्म कर सकते हो, नहीं तो आप सीधे क्लास में आके बैठ जाते हो, नया चीज पढ़ते हो, फिर उसको आगे एनसीईआरटी पढ़ते हो, अलग तरीके से होता है। अब वो आपके डाउट में बना ही रह जाता है, फिर आप सोचते हो कल क्लास में जाके पूछेंगे। अगर कुछ डिफरेंट मिल गया, टीचर के बताने के तरीके और एनसीईआरटी के तरीके में कुछ डिफरेंट मिल गया, तो फिर आप डिस्टर्ब हो जाते हो कि अगले दिन जाके डाउट पूछेंगे और आप भूल जाते हो ऐसे चक्कर में। तो पहले से एनसीईआरटी पढ़ के रहोगे तो अगर टीचर ने कुछ डिफरेंट टॉपिक बताया तो उसको वहीं क्लियर करके खत्म। तो देखो हल्का सा हार्डवर्क, और हल्का सा हार्डवर्क तो है ही नहीं यहाँ पे, स्मार्ट वर्क हो आप इसको थोड़ा सा। पहले अगर आप काम कर रहे हो, बाद में करने के बजाय पहले अगर आप काम को समाप्त कर ले रहे हो तो कितना कम आपको मेहनत करने पड़ रही है। इसके बाद तो ये हो गया आपका जो तरीका है क्लास जो रिसर्च स्टडीज है उसको करने का। आपने अच्छा अब क्लास करके वापस आए, अब आप उस पर क्वेश्चंस कर लो, पीवाईक्यूज कर लो, एनसीईआरटी के इंडेक्स एक्सरसाइज को लिख के प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद तो आपके टेस्ट होने ही है। तो ये आपका कंप्लीट ही हो गया। अब उसके साथ आप रिवीजन भी कर सकते हो। आपका कोई रिवीजन छूटा है चैप्टर का, जो पहले पढ़ाई हो चुका है, अब आपको रिवीजन करना है, अगले टेस्ट में आ रहा है ना, जो रिसेंट स्टडीज का नहीं है, पिछले टॉपिक का है, अगले टेस्ट में आने वाला है 4 दिन बाद के टेस्ट में, तो उसको भी आप रिवीजन कर सकते हो। और उसको रिवाइज करने का क्या तरीका होगा, तो सेकेंड पॉइंट है हमारा कि रिवीजन का। पहला पॉइंट हमने कर लिया रिसेंट स्टडीज को कैसे एकदम बेहतर बना लें। सेकेंड है कि रिवीजन कैसे करें, जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कैसे करें। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है रेट्रोग्रेसिव प्रोसेस। ये मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग एक बार अप्लाई करो। रेट्रोग्रेसिव प्रोसेस का अर्थ होता है उल्टा, यानी कि थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन नहीं करने का, क्वेश्चन पढ़ के थ्योरी करने का। यानी आप क्वेश्चंस करो डायरेक्ट, जो टॉपिक आपका टेस्ट में आने वाला है आपको रिवीजन करना है, डायरेक्ट उसके क्वेश्चंस उठाओ। अब देख लो एमटीजी के पीवाईक्यूज में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप सीधा क्वेश्चन उठाओ और उसको टाइम फिक्स करके सॉल्व करो। इससे आपको टाइम फिक्स करके सॉल्व करना टेस्ट में हेल्प करेगा। टेस्ट में भी इसी तरह से टाइम फिक्स करके सॉल्व करते क्वेश्चन, और उसके बाद आप उसका एनालिसिस जब करोगे तो 30 to 40% आपका लगेगा कि हाँ इतना तो मुझे आता है। 40% आराम से आपको याद रहता है और 40% क्वेश्चन आपके आराम से सॉल्व होते हैं। मैं तो कम बोल रहा हूँ, उतना आराम से सॉल्व होता है। अब जो बचा 60% है उसमें आपको कुछ रॉन्ग होगा जिसको आप W से मार्क कर सकते हो, कुछ आपको बनेगा ही नहीं जो टफ आप मार्क कर सकते हो। तो सबसे पहले अब रॉन्ग वाले को आप सुधारो। आप देखो कि ये किस टॉपिक का, आपको पता तो चलता ही है। एमटीजी के पीवाईक्यू में तो टॉपिक दिया ही रहता है ऊपर, एनसीईआरटी में जो टॉपिक है, जिस टॉपिक में वो थ्योरी वो क्वेश्चन है, वो टॉपिक भी लिखा रहता है। अब डायरेक्ट उस टॉपिक पे स्टिक करो। कितनी जल्दी हम काम कर पा रहे हैं और कितना इफेक्टिवनेस होगा कि जब हम क्वेश्चन में गलती करके उस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो कितना कॉन्शियस माइंड के साथ हम उसको याद रख पाएंगे। अब ये करने के बाद, रॉन्ग को एनालाइज करने के बाद, एनालाइज करते समय कैसे करना है, टॉपिक देखना है, किस टॉपिक का वो क्वेश्चन है, उस टॉपिक में पढ़ना है। हाँ यहाँ मिला, उसको अच्छे से 2-3 बार समझो, उसको याद करो, और साथ ही साथ ऊपर के भी 2-3 लाइन आप पढ़ ले रहे हो, इस चक्कर में 2-3 लाइन आप पढ़ ले रहे हो। तो यही रिवीजन का तरीका है। पूरा पोथी लेके फिर से बैठोगे तो आपको लगेगा हाँ सब कुछ आ रहा है, लेकिन एग्जाम में जब बैठोगे तो फिर लगेगा अरे सब तो भूल गए, थ्योरी पढ़ा हुआ भूल गए। अब आपने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़े, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज पढ़ी, जब तक उसके कुछ क्वेश्चंस नहीं करोगे, उसके क्वेश्चंस थोड़े घुमा के आते हैं, टोटल लंग कैपेसिटी को किसी दूसरे कैपेसिटी के साथ कोरिलेट करके उसमें क्वेश्चन दिया रहता है। तो जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे, केवल थ्योरी पढ़ के जाओगे, तो आपके सवाल नहीं ही बनने वाले हैं। इसलिए थ्योरी करके क्वेश्चन करके थ्योरी करो, रेट्रोग्रेसिव प्रोसेस का इस्तेमाल करो। ये बेस्ट तरीका है रिवीजन का, कम से कम टाइम में सारा हो जाएगा। ठीक है,
ये हो गया रिवीजन का। और तीसरा जो है हमारा बैकलॉग। तो बैकलॉग्स के लिए आपको मुख्य रूप से आपका रिसेंट स्टडीज या रिवीजन को खराब नहीं करना है। आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसेंट स्टडीज, फिर रिवीजन, और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैकलॉग, तीसरे नंबर पे आता है। तो बैकलॉग के चक्कर में अपने मॉडर्न पढ़ाई को या रिवीजन वाले पढ़ाई को छोड़ के बैकलॉग नहीं करने बैठना है कि अब मैं बेसिक मैथ्स का बैकलॉग कर रहा हूँ। बेसिक मैथ्स का बैकलॉग कर रहे हो, ठीक है, नहीं आपको समझ में आया तो फिलहाल के लिए टेस्ट में कितना आता है बेसिक मैथ से? बेसिक मैथ से केवल उसका कुछ यूज आता है, जैसे साइन 30 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वैल्यू मुख्य रूप से आता है, ज्यादा तो आता नहीं है। तो बस उतना भर देख लो। फिर अच्छे से जब करना हो तो उसके लिए आपको टाइम निकालना है, या तो वीकेंड्स आप टाइम निकाल लो। और अभी तो अब आगे भी हमारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, छठ आ रही है, तो उसमें आप करो हल्का हल्का करके। बैकलॉग करने का क्या तरीका होगा? बैकलॉग वो होता है जो आपने या तो क्लास नहीं किया किसी कारण से, या फिर क्लास किया भी तो ऐसे ही मतलब बोर होके किया, घर जाके पढ़ा भी नहीं, छोड़ दिया मस्ती में, चैप्टर छोड़ दिए, तो उसको बैकलॉग ही कहेंगे। यानी आपने खुद से एक बार भी नहीं पढ़ा उस चैप्टर को, तो वो बैकलॉग के अंतर्गत ही आता है। अब उसको कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको एक लेक्चर किसी एक सोर्स से, 12 सोर्सेज से नहीं कि यहाँ से भी देख लिया और नीचे होम पेज में देख रहे तो और भी लेक्चर्स आ रहे हैं, एक बार देख लो ये चैप्टर तहस नहस हो जाएगा, एक बार देख लो ये चैप्टर हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। ये थंबनेल्स देख के जो आप भागते हो, ये नहीं। आपको जिस आपका जो सबसे विश्वास करने वाला, विश्वासु आपका जो प्लेटफॉर्म है, आप उसका एक बार देखो। अब ऐसे देखते रह जाओगे ना तो सब लोग बोलेंगे कि मेरे से पढ़ लो ये चैप्टर तो एकदम क्लियर हो जाए। किसी एक से पढ़ो, पहले आप देख लो 5 मिनट की, हाँ सबसे अच्छा किसका लग रहा है, उसके बाद उसका देख लो। अभी नहीं कि आधा घंटा उसका देखा, फिर अगला लग रहा है अरे ये सबसे अच्छा होगा। सब सेम ही कंटेंट पढ़ा रहे हैं, आपको जिसका तरीका समझ में आता है वो मेन है। आपको किसका तरीका, वो आप 5 मिनट देख लो कि मुझे इसका तरीका सबसे अच्छा लग रहा है। कंटेंट तो सब में सेम ही होगा एक टॉपिक का ना, तो इसीलिए पहले एक ही किसी अपने विश्वासु रिसोर्स को लो और उससे पढ़ो। 12 रिसोर्सेज रखोगे तो ऐसे ही हलचल मची रहेगी। एक रिसोर्स से लेक्चर देखा, उसके बाद क्या किया, उसको एनसीईआरटी में साथ ही साथ देखते गए, लेकिन फिर भी लेक्चर के बाद एक बार एनसीईआरटी पढ़ी, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन करें। ये प्रायोरिटी आपको पता होनी चाहिए कि भैया क्या करना है। पहले अगर सबसे पहले एनसीईआरटी है ना, लेक्चर के बाद एनसीईआरटी, फिर क्वेश्चन किसके, एनसीईआरटी के ही, फिर पीवाईक्यूज के, फिर किसी और चीज के, फिर आपका कोई टेस्ट का पेपर होगा आपके पास, कोई मॉड्यूल का क्वेश्चन होगा, सब बाद में। एनसीईआरटी पहले, पीवाईक्यू उसके बाद आपको जो टेस्ट के मॉड्यूल के देखने हैं, उसके बाद टेस्ट का कोई पेपर है उसमें कुछ क्वेश्चन आया है बेसिक मैथ से, वो देख लो। मॉड्यूल में है कुछ क्वेश्चंस बेसिक मैथ्स के, वो देख लो। मतलब जो भी आपका बैकलॉग वाला टॉपिक है उसका बात कर रहा हूँ। तो ये प्रायोरिटी भी आपको पता होनी चाहिए। और इस तरीके से जो है अच्छा, और आपके स्टडीज में आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपको कम से कम 5 to 6 आवर की सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, है ना। इतना सारा चीज कवर करने के लिए आपको रिसेंट स्टडीज में भी तो 2-2 घंटा तो सब में दोगे ना भैया, और इक्वल टाइम दो, सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जिसको बायो अच्छा लगता है पूरे दिन बायो पढ़ते रहते हैं, फिजिक्स अच्छा लगता है पूरे दिन सॉल्व कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री बढ़िया लग रहा है पूरे दिन रिएक्शन ही बना रहे हैं। नहीं, आप इक्वल टाइम दो तीनों सब्जेक्ट को, लाइक 2 घंटा आपने तीनों को दे दिया, है ना। अब उस 2 घंटे में आपको 1 घंटा देना है थ्योरी वगैरह को, जो आप एनसीईआरटी की थ्योरी एक बार और पढ़ोगे, और दूसरा आपको क्या करना है, आधा घंटा फिर क्वेश्चन करने हैं एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज के, और फिर आधा घंटा उसको एनालाइज करना है, उसमें से खोजना है कौन सा टफ है कौन सा लॉन्ग है, और कुछ समय उसको देखना है कि बुक में कहाँ पे दिया हुआ है, उसको एनालिसिस करना है। तो यही तरीका है। तो इक्वल टाइम देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको तीनों पॉइंट्स बता दिए। रिसेंट स्टडीज को कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट दरिया में नहीं कूदना है, पढ़ के जाना है, फिर क्लास में पढ़ना है, फिर घर आके एक बार और एनसीईआरटी देखनी है, फिर क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस करके जहां गलत हो वापस से एनसीईआरटी। 4-5 बार आपका एनसीईआरटी एक ही बार में कवर हो गया, एक ही दिन में 4-5 बार। क्लास से पहले एक बार, क्लास में एक बार सुना, घर पे आके एक बार एनसीईआरटी पढ़ा, क्वेश्चन किया, फिर गलतियों को एनसीईआरटी में खोजा, 4-5 बार। अब वहीं पहले 1 बार हो रहा था, 2 बार हो रहा था, इसीलिए कंफ्यूजन बच जा रहे थे। उतना ही हार्डवर्क लगा है, आप देख लो, उतना ही हार्डवर्क लगेगा। ऐसा नहीं कि 4-5 बार करने में बहुत हार्डवर्क लगा, नहीं,
उतना ही हार्डवर्क लगा है, एक्चुअल आप करके देखो, और उतने में आपका जो है 5 बार रिवीजन। आप सोच सकते हो, ये सच्ची मैंने किया है, देखा भी है, खुद भी किया है, आप भी इसको अप्लाई करो। सो यही था हमारा स्ट्रेटजी, कैसे आप जो है एक बहुत बढ़िया स्कोर 700 प्लस तक का स्कोर आप सोच सकते हो। और अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लो, आगे भी इस तरह के स्ट्रेटजी वीडियोस आते रहेंगे और इसको फॉलो करना चाहिए आपको। थैंक यू।